हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी क्लास को मिस ना कर पाओ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए सीआरपीएफ के एग्ज़ाम को फोकस किया हुआ है और आपका एग्ज़ाम आने भी ही वाला है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी के मॉडल पेपर सेट किए हैं कि जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में आपका पैटर्न रहेगा उसी तरह से मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर सेट किया है। यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराता हूँ, आपके लिए एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक मॉडल 2 प्रैक्टिस सेट के बराबर है। तो एक मॉडल कितने प्रैक्टिस सेट के बराबर है? 2 प्रैक्टिस सेट के। तो यानी कि हम एक दिन में काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, 50-50 क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपके एग्ज़ाम से पहले पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। मैथ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैथ में जो चैप्टर आप मुझसे बोलते हो वो मैं आपको करा देता हूं। और कल आपके लिए आने वाला है मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपने बोला था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन करा दीजिए, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं आपको कल करा दूंगा। उसके बाद आपका एक चैप्टर रह रहा है, एक चैप्टर है आपका डीआई का। डीआई से हम क्वेश्चन कवर करेंगे, जिनको भी डीआई में प्रॉब्लम है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी मैं आपको करा दूंगा। एक क्वेश्चन है आपका क्षेत्रमिति से, तो क्षेत्रमिति वाला चैप्टर आपका रह रहा है, ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं और पढ़ाने का तरीका और मेरी मेहनत आपको लगता है कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो क्लास को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके पास ग्रुप हैं, हर जगह शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा लोगों को पता चल सके हमारे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में। आपके एडमिट कार्ड को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो कि आपके जो स्टेटस है, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम सिटी गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आपको शो हो रही है और ये भी आपको पता चलेगा कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर देख लेना कैसे कैसे आपको पता चलने वाला है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हमारे 50 क्वेश्चन होंगे। जो आपका स्कोर रहता है आउट ऑफ 50, आप बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको मार्क्स कितने आए। और इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉडल पेपर को ऐसे सेट करना जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और अपना पेपर दे रहे हो। तो सेम टाइप से आपको पेपर सोल्व करना है। एक पेन और एक पेपर ले लीजिए और वहाँ पर आप लिखते रहिए कि कितने आपके सही हैं और कितने गलत। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? शौरसेनी, प्राकृत, खरोष्टी या अपभ्रंश। खरोष्टी गलत लिखा है, तो आप देखिए यहाँ पर जो पीडीएफ बनती है तो वहाँ पर एरर हो जाती है, उस चीज़ का ध्यान मत देना। तो उस चीज़ का ध्यान देना जो हमसे बोला गया है। आपको पता है कि शौरसेनी होता है, प्राकृत होता है, भले ही प्राकृत इस तरह से लिखा जाए तो ये होता है प्राकृत। खरोष्टी की भी गलत लिखा हुआ है, अपभ्रंश सही है। और शौरसेनी में 2 मात्राएं लगेंगी। तो आपको बताना है कि शौरसेनी होगा, प्राकृत होगा, खरोष्टी होगा या अपभ्रंश होगा। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कल मैंने आपको बताया था कि भारत की जो राजभाषा है हिंदी, वो किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। दोनों चीज़ आपको बताई थी। और हमसे अब पूछा गया है कि भाषा के रूप कब स्वीकार किया गया, कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949, 14 नवंबर 1949 या 14 अगस्त 1950 या 14 जनवरी 1950। तो जिन बच्चों को पता है और जिन ने भी अपना आंसर ए टिक किया है 14 सितंबर 1949, सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आ जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है? तो तीसरा क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि,
देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या पहाड़ी। तो बताना है कि खरोष्टी होगी, पहाड़ी होगी, ब्राह्मी होगी या हमारी देवनागरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। जिसने भी यहाँ पर बी ऑप्शन लगाया है देवनागरी, सभी बच्चों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर बताना है कि एकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं, पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकारांत क्या होती हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अकार प्लस के अंत। कहने का मतलब अकार से क्या होगा कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है तो वे होते हैं अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो होते हैं हमारे आकारांत। एकारांत कैसे, जैसे बालक हो जाएगा, तो आकारांत में क्या बनेगा, तो बालिका बन जाएगा। आकारांत में क्या बनेगा, लड़का बन जाएगा। एकारांत में क्या बनेगा, नल बन जाएगा, शंख बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके अंत में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है ए, और इन शब्दों में अंत में क्या आ रहा है, आ। तो जब हमने आकारांत देखा तो आकारांत में देखिए बालिका यानी स्त्रीलिंग है, लड़का ये पुल्लिंग है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एकारांत व आकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो पुल्लिंग भी होती हैं और स्त्रीलिंग भी होती हैं, दोनों होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कि वह एक वचन में भी प्रयुक्त हो जाएगा और वह बहुवचन में भी प्रयुक्त हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सोना, तो सोना क्या है, तो देखिए आप बोलोगे कि यह सोने का है। सोना कौन सा होगा, ये गोल्ड वाला। ठीक, तो आप बोलोगे कि कितने रुपए तोला सोना, सोने का भाव तो सोना। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा कि ये हमारा एक वचन में ही प्रयुक्त हो जाएगा और बहुवचन में भी, क्योंकि जब आपसे बोला जाएगा कि सोने का बहुवचन क्या होगा, तो सोने का कोई बहुवचन नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोना ही रहेगा, यानी कि अपने आप में सोना ही होता है। सोने, सोनो, सोना इस तरह से नहीं होता। लेकिन हमसे आगे क्या बोला है बी ऑप्शन में, आंसू। तो आंसू शब्द का भी बहुवचन नहीं बनता। आंसू शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होगा। तो हमसे यही तो पूछा है कि एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है, सोना। सोना भी एक वचन में बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जब बहुवचन नहीं बनेगा। जिस तरह से चाकू, चाकू शब्द कैसा है, सिंगुलर है, और अगर हमसे चाकुओं का प्लूरल पूछे तो भी चाकू ही रहेगा। चाकुओं क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि चाकुओं क्या होता है, तो चाकुओं होता है भैया त्रियक बहुवचन। जिन बच्चों को पता है कि त्रियक बहुवचन क्या होता है तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी एक नया उपजा होगा कि त्रियक बहुवचन क्या होता है। तो त्रियक बहुवचन आप ऐसे मान लीजिए कि त्रियक यानी कि कोई तीसरा बहुवचन ऐसे बनेगा जब जिसका वाक्य प्रयोग हो जाए, यानी कि उसके बाद में क्या आ जाए, विभक्ति चिन्ह आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा त्रियक बहुवचन होता है। ठीक, अगला आ जाता है योद्धा और लास्ट आ जाता है सांबा। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसू भी हो जाएगा, हमारा योद्धा भी हो जाएगा, हमारा सोना भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नंबर सभी को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि घर पर माँ है। तो इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, तो इस वाक्य में पर, तो संबंध की विभक्ति चिन्ह होती है का, की, के, रा, री, रे। तो इस तरह से संबंध कारक की विभक्ति हो गई। अपादान का अगर हम निकालें कि कारक विभक्ति क्या होती है, तो अपादान का आपको पता होगा, काफ़ी बार बता चुका हूँ, से। लेकिन अलगाव के सेंस में, अलगाव क्या होता है, अलग होने के संदर्भ में अगर हमसे पूछा जाए से, तो हमारी विभक्ति चिन्ह हो जाती है से अपादान की। अधिकरण का पूछिए तो अधिकरण में क्या होता है, में या पर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो आप बोलोगे अधिकरण कारक की। लास्ट बच जाता है, और हम अगर यदि हम इसकी बात करें कि लास्ट वाले का क्या होगा, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है संप्रदान। तो संप्रदान की विभक्ति चिन्ह के लिए
संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, सभी की देख ली, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में टोटल हिंदी भाषी राज्य जो हैं, जिन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे कितने राज्य हैं, 8, 12, 15 या फिर 21। सभी के लिए नया क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्टार बनाया है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्गुण का संधि रूप क्या होगा, और आपको ये भी बताना होगा कि निर्गुण में कौन सी संधि है। तो निर्गुण का संधि रूप निहि प्लस के गुण, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, संधि, जब हमने यहाँ पर विसर्ग देखा तो हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। सीधे सीधे हम लोग बता देंगे कि विसर्ग संधि होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा, उद प्लस के जल होगा, उत प्लस के जल होगा, उद प्लस के ज्वल होगा और उत प्लस के ज्वल होगा। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है सभी का क्या हो जाएगा, गलत। अब वो क्यों, तो देखिए गलत इसीलिए होगा, ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाना है, सही संधि हमको लगानी है, और सही संधि क्या होगी, उत प्लस के ज्वल। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि ऑप्शन डी और इस शब्द में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हलंत। हलंत का लगना जरूरी है, अगर हलंत नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ठीक वाला सही संधि क्या होगी, उत प्लस के ज्वल, और ये वाला हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होगा, और जितने भी डी ऑप्शन के साथ गए थे सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्कर। दुष्कर में आपको संधि बतानी है, लेकिन जब तक हम संधि विच्छेद नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कौन सी संधि है। तो मैंने आपको दुष्कर की संधि कराई हुई भी है, तो दुह प्लस के कर क्या हो जाएगा, दुष्कर। और यहाँ पर आगे विसर्ग, तो स्वर नहीं होगी, व्यंजन नहीं होगी, संधि बचती है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। तो दुष्कर में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा त्रि, तो त्रि के हिसाब से क्या बना हमारा, 3, और 3 जैसे ही बना यानी कि हमारा संख्यावाचक बना, और मैंने संख्यावाचक में आपको क्या बताया था, द्विगु समास। द्वंद्व समास की भी आपको पहचान बताई है, कर्मधारय की भी बताई है, और सभी की। अभी हमारा मॉडल पेपर है तो ज़्यादा हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, मॉडल पेपर को मॉडल पेपर के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इकलौता। इकलौता में कौन सा समास होगा, तो जैसे ही आपने इक देखा तो इकलौता यानी कि अकेला, और एक मतलब एक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यथासाध्य में कौन सा समास होगा। तो यथासाध्य, और मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी अनु हर भर प्रति यथा इस तरह के शब्द आए, वहाँ पर क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। एक पहचान और बताई थी, जहाँ पर उपसर्ग निकल जाए वहाँ पर क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। तो यथा साध्य में उपसर्ग क्या हो जाएगा, यथा, और यथा अनु आ हर भर प्रति, वहाँ पर अव्यय भाव समास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात चंद्रमौली हो जाएंगे शिव भगवान। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए, कि चंद्रमौली में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरलीधर में कौन सा समास है। तो कल ही मैंने आपको बताया है, कल हमसे पूछा था कि मुरलीधर में किसका पर्यायवाची है, तो पर्याय बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको समास भी बताया था कि मुरलीधर में कौन सा समास होगा, कि मुरली है अधरों पर जिसके, तो वो कौन है, हमारे कृष्ण भगवान। तो मुरलीधर किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। समास की बात की गई है तो बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमौली में समास, ये तो देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति दूत में कौन सा
समास होगा। तो शांति दूत शांति के लिए या शांति का प्रस्ताव लाने वाला होता है, कि शांति के लिए जो प्रस्ताव लाया है या जो शांति का प्रस्ताव लाया है वो है शांति दूत। तो यहाँ पर हमसे तत्पुरुष का कोई भी नहीं पूछा कि कौन सा भाग है या तत्पुरुष में कौन सा होगा, तो सीधे सीधे ये तो हमको पता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ना ही कर्मधारय होगा, ना ही द्वंद्व होगा और ना ही बहुव्रीहि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है कि अनार का पर्यायवाची क्या होगा। तो यदि हम अनार के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हमारा क्या होता है, अनार का पर्यायवाची रामबीज होता है। ये भी करेक्ट है। अनार का पर्यायवाची सुकोदन भी होता है और अनार का पर्यायवाची दाड़िम भी होता है। तो अनार के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनार के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द है, आरोग्य का निरोग होगा, बीमारी होगा, दवा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आरोग्य का क्या हो जाएगा, निरोग। ऑप्शन नंबर ए। बीमारी ना ही बीमारी होगा ना ही दवा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। तो कस्तूरी किसका पर्यायवाची शब्द है, मृगमद का, मनसिज का, गुचा या पंखुड़ी। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी का ए सिलेक्ट किया है कि मृग का मद, यानी मृगमद क्या हो जाएगा, कस्तूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है खल का पर्यायवाची। तो खल क्या होता है, खल होता है चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा, नीच, दुष्ट, पाजी या ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खल के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब का पर्यायवाची शब्द। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द तड़ाग, सर, कासार या ये सभी। तो तालाब के भी ये सारे ही पर्यायवाची शब्द हैं और यहाँ पर आपको नए नए पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे। तो पर्यायवाची शब्द की मैंने एक क्लास आपको करा दी है और मैं एक और क्लास आपको करा दूंगा, यानी कि दूसरी, और वो इतनी शानदार क्लास होने वाली है कि आप लोगों के पर्यायवाची शब्द उसी में से आ जाएंगे। तो इतनी मेहनत के लिए आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। जगह जगह से कंटेंट उठा के लाया जा रहा है आपके लिए। और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं फोर्स लाइन से रिलेटेड, उन सभी के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए वहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन सेट किए गए हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए हैं जहाँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से आपको अपने एग्ज़ाम में मिल जाए, लेकिन पैटर्न आपका सेम यही रहने वाला है। तो क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अपनी एक बेहतरीन तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम। विलोम शब्द की मैं आपको एक मैराथन करा चुका हूं और विलोम शब्द में मैंने आपको इतने सारे विलोम कराए हैं कि उसी में से आपको विलोम देखने को मिल जाएगा। और अथ का भी मैंने आपको कराया था इति। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अथ का विलोम इति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोहण का विलोम। तो आरोहण का विलोम अवरोहण हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे सीधे भी हम कर सकते हैं आरोहण का अवरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कृश का विलोम। तो कृश क्या होता है कि आपने सुना होगा कृशकाय। तो कृशकाय का विलोम शब्द क्या होता है, दीर्घकाय हो जाता है। तो दीर्घकाय यानी कि विशाल। तो कृश क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसका उल्टा बताना है, छोटे का पुष्ट, स्थूल या ए और व दोनों या फिर पतला। तो कृश का जो सिनोनियम होगा वो खुद ही पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर पुष्ट और स्थूल दोनों क्या हो जाएंगे, कृश के विलोम शब्द हो जाएंगे, यानी कि ए और व दोनों यहाँ पर हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटक का विलोम शब्द क्या है। तो घटक का विलोम शब्द अनेक होगा, एक होगा, समूह होगा या समुदाय। तो घटक का सही विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ढाढ़स। ढाढ़स का विलोम शब्द क्या होगा। तो देख सकते हो आप कि जो मैंने आपको मैराथन कराई है तो वहाँ से देख लीजिए, और जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अब इस प्रैक्टिस सेट में अगर मैं सारे के सारे अपने कराए हुए रखता
तो फिर आपको ऐसा लगता है कि सॉल्व करने के लिए मैंने अपने रखे हैं, तो क्यों ना हम और नए नए भी जो हमारे बेस्ट हैं जो वहाँ छूट गए हैं वो प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपने कवर कर ले। तो इसलिए मैंने पिछला जो क्वेश्चन था अथ का इति वो प्रीवियस रूट उठा के दिखाया आपको कि देखो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं इस तरह से क्वेश्चन और ऐसे ही पूछा जाएगा। और ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ढाढ़स, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए यहाँ पर रख दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो अब आपको बताना है कि ढाढ़स का विलोम, और 95% बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा। त्रास, सांत्वना, सहानुभूति या अपनत्व। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने भी ऑप्शन ए टिक किया है कि ढाढ़स का विलोम होता है त्रास, सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहिष्णु। सहिष्णु का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असाध्य होगा, असहिष्णु होगा, विहीन होगा या सामर्थ्य। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान। सहिष्णु का विलोम शब्द हो जाएगा असहिष्णु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वधर्म। स्वधर्म का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्वधर्म का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सुधर्म हो जाएगा, नहीं। धर्मात्मा बिल्कुल नहीं, धर्मांध बिल्कुल नहीं, और क्या होगा, ऑप्शन डी स्वधर्म का विलोम परधर्म। अगला क्वेश्चन है अभिभावक। तो अभिभावक में उपसर्ग क्या है, तो आप सभी लगा सकते हो ऑप्शन डी अभि प्लस के भावक, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभि उपसर्ग हो जाएगा। और यदि हम निरभिमान की बात करें कि निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अगर उपसर्ग देखें तो ऑप्शन नंबर ए। क्या नी हो सकता है, तो नहीं हो सकता, अभी तो हो ही नहीं सकता और ना ही अपी हो सकता है। बहुत आसान है और इससे आसान भी और क्वेश्चन क्या ही होगा। तो निरभिमान में उपसर्ग, ऑप्शन ए निर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति। प्रकृति में उपसर्ग क्या होगा, तो प्रकृति में हो जाएगा प्र, परि, पे, और ये वाला परि कुछ नहीं, प्र प्लस के कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन। तो सज्जन का आप लोगों को बहुत आसानी से पता होगा, सत प्लस के जन, ये हो जाती है हमारी संधि विच्छेद भी हो जाता है, और संधि में भी पूछ लेता है, और इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उपसर्ग में, संधि में, संधि का नाम, संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे, सत प्लस के जन, सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पावक। पावक में क्या प्रत्यय होगा, तो देखिए जब आप पावन का सही संधि विच्छेद करते हो तो पो प्लस के अन लगाते हो, और जब हमको पावक का करना होगा तो पावक में करेंगे पो प्लस के अक करेंगे। तो पो प्लस के अक हो या पो प्लस के अन हो, सेम चीज़ है। तो यानी कि पावन के लिए पो प्लस अन, पावक के लिए पो प्लस अक। तो हमको प्रत्यय बताना है तो क्या हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा, सीधे सीधे। आज बहुत स्पीड के साथ हमने क्वेश्चन अपनी क्लास कवर की है, तो इसी तरह से हम अपने सारे के सारे मॉडल सेट कवर करेंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लो। 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलास में प्रत्यय क्या होगा, तो विलास में सीधे सीधे प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने भी बी ऑप्शन टिक किया है सभी का करेक्ट होगा। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं स्पीड आगे से कम करके आपको करा दूंगा। कभी आपको ऐसा लगता हो कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया और आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका ना मिल रहा हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना, स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदद करने से मना कर देना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अंगुली दिखाना, पीठ दिखाना, अंगूठा दिखाना या मन तोड़ना। तो जब ये आपका आया था अंगूठा दिखाना ऑप्शन में पिछले प्रैक्टिस सेट में हमारे, तभी मैंने समझा दिया था कि आपने किसी से हेल्प मांगी और उसने मना कर दिया, तो उसको बोलते हैं अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों में खून उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो बीमार होना, नहीं। क्रोध में अपशब्द कहना, नहीं। क्रोध से आँख और मुंह लाल हो जाना, तो ये ही हमारा करेक्ट होगा कि आँखों में खून उतर गया, कि गुस्से के मारे लाल हो गया, और विनाश करना भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरा। तो ये मैंने आपको कल करा ही दिया था, तो चलिए एक मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको मुहावरे का अर्थ, और वो हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। तो हमारा क्वेश्चन है टेढ़ी खीर, या आप इसको ऐसे लिखिए टेढ़ी खीर होना। तो
तो इस मुहावरे का अर्थ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और ये हो जाता है आपका होमवर्क। टेढ़ी खीर होने का सही अर्थ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटना। तो इसका तो आप सभी को पता होगा कि नाक कटने का क्या बेबस होना होगा, तो नहीं हो सकता। निर्लज होना होगा तो इसमें और डी में आपको कन्फ्यूजन होगा, सी में विनम्र होना तो होगा नहीं, तो नाक कट जाना तो इज्जत चली जाना। निर्लज होना नहीं होगा, इज्जत चली जाना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही बर्तनी वाला रूप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संभ्रांत होता है, संभ्रंत होता है, या संभ्रांत यानी कि नैना लगा करके अंकी बिंदी, या संभत होता है। तो जितने भी बच्चों ने हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए टिक किया है सभी भाइयों का करेक्ट हो जाएगा और जो लड़कियाँ हैं उनका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही बर्तनी वाला रूप क्या है। तो अव्यस्थापन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अव्यस्थापन। ऑप्शन बी है अव्यस्थापना। ऑप्शन सी है ये है अवस्थापना, और ये है लास्ट का अवास्थापना। तो क्या होगा, एव और वे वाला होगा या कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अवस्थापना यानी कि अवस्थापना हमारा, सॉरी कौन सा, ये वाला सी, ए और बी नहीं होगा, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। स्थापना वाला होगा और उसमें भी अब, यानी कि अवस्थापना। अवस्थापना क्या हो जाएगा, सही हमारा बिल्कुल एकदम शब्द होगा। तो ऑप्शन सी में दिया है अवस्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि बर्तनी किसकी शुद्ध है। यहाँ पर दिया है अपवाचक, अपवाचक, अपवंचक या अपवंचाक। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपवंचक। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सही बर्तनी बतानी है और तीनों बर्तनी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे लेवल वाली बर्तनी आपको कराई है। ये नहीं कराया है कि यहाँ पर अगर स्वाभिमान लिख दिया तो स्वाभिमान सही है या स्वाभिमान सही है, तो इस तरह से कराने का क्या फ़ायदा, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो ये अगर आपके लिए आती हैं तो आप फिर बोलोगे कि आपने तो बहुत हल्की कराई। तो आसान आपको आती हैं, बाहरी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बताना है कि अवश्यंभावी होगा, अवसंभावी होगा, आवसंभावी होगा या अवश्यंभाव होगा। तो कौन सी हमारी बर्तनी शुद्ध होगी, तो अवश्यंभावी वाली हमारी बर्तनी शुद्ध होगी, और जो कि दिया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सही बर्तनी वाला रूप। तो सही बर्तनी, ये तो आप सभी को पता होगा, उज्ज्वल। ध्यान ये रखना है कि दोनों जय छोटे बनेंगे, और बड़ा जय यदि आप बनाओगे तो बड़ा जय क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आधा जय, फिर से जय और फिर बै, और बै में भी आपको ध्यान रखना है कि पेट चीरा बै नहीं बनेगा, बिना पेट चीरा बै बनेगा। यहाँ पर आपको बड़ा जय दिया है, एक आधा दूसरा बड़ा, तो दोनों आधे बनेंगे। यहाँ पर एक आधा वाला दिया है, ये भी गलत, और यहाँ पर आपको पहले बड़ा फिर छोटा, तो यानी कि दोनों छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट है शोक रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। शोक, शोक जब उठता है तो यानी कि कैसा, करुण भाव। अद्भुत, अद्भुत कैसा हो जाएगा, यानी कि आश्चर्य वाली जो चीज़ होगी वहाँ पर होता है अद्भुत। ठीक, वीर का क्या होगा, वीर का हो जाता है उत्साह, बीभत्स, गिलानी या जुगुप्सा, तो इस तरह से। और अद्भुत किसका होता है, विस्मय। चलिए मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, अद्भुत विस्मय। पेन क्यों नहीं काम कर रहा, अद्भुत विस्मय हो जाएगा, विस्मय, ठीक है। चलिए लिख, बता ही दिया मैंने आपको, काफ़ी है। आगे दिया है कि चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई मैंने आपको कराई थी, मैंने आपको पूरा का पूरा छंद वाला चैप्टर करा चुका हूँ मैं आपको, मैंने सारी मात्राएं आपको कराई थी। तो वहाँ पर आपने बोला था कि सर छंद करा दीजिए, बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था बहुत बढ़िया करके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है जो आपसे पूछा जाता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ना ही 12, ना ही 13, 16 लगाएंगे, और ना ही 14। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी कृति है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सुमित्रा नंदन पंत जी की आपको कृति याद कर लेनी होंगी और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो पुस्तकीय शब्द में क्या प्रत्यय निकलेगा, पुस्तक प्लस के किए निकलेगा, या ये निकलेगा, या बड़ी ई ये निकलेगा, या फिर सीधे सीधे ये निकल जाएगा। तो बड़ी ई है तो संभावना बड़ी ई की ज़्यादा है, तो पुस्तक प्लस के ई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। तो नदी के द्वीप के रचनाकार अज्ञे जी हैं, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद या सोहनलाल। यहाँ पर जितने बच्चों का भी ऑप्शन ए है सभी का करेक्ट हो जाएगा। नदी के द्वीप के रचनाकार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो अज्ञे जी का पूरा नाम। 50 में से आपका स्कोर क्या रहा वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो भी बता देना। अगर आपका हिंदी से रिलेटेड कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है जिसको आपको समझ नहीं आ रही है तो वो बता देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। रीजनिंग का हो तो रीजनिंग का भी बता सकते हो। सुबह हमारे 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, हिंदी की शाम को 7 बजे होती है, और यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ की हमारी दोपहर 12 बजे। मैथ का चैप्टर हो, रीजनिंग का हो या हिंदी का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अपना स्कोर, और क्लास को लाइक करके और अपने सारे ग्रुप्स और सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और अपनी फर्दर प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।